आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से मुआज़रत कर ली है। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिखकर आगाह किया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। कमीशन ने निगरान, विफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से मुआज़रत कर ली। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिखकर आगाह किया, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। कमीशन ने निगरान, विफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत भी जारी की हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख मुकर्रर की है। कमीशन ने निगरान, विफाकी और सूबाई हुकूमतों से हिदायत जारी की है। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी है। माजी में भी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवा चुका है। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं है। खत के मतन में ये सब लिखा गया है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से मुआज़रत की है। सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिखकर आगाह किया, जिसमें लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। कमीशन ने निगरान, विफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत भी जारी की है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सदर से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख मुकर्रर की। कमीशन ने निगरान, विफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बताइएगा इस हवाले से। इलेक्शन कमीशन को सेनेट की जानिब से करारदाद पर यह कहा गया था कि इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं, जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से मुआज़रत कर ली और ये कहा गया है कि सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है, इलेक्शन कमीशनर की सरबराही में इसका इजलास का में जो है बात का जायजा लेने के बाद ये तय किया गया है कि सदर से मुशावरत के बाद चूंकि पोलिंग के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख मुकर्रर की जा चुकी है और कमीशन ने निगरान, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत भी जारी कर रखी है। इस हवाले से अब ये मुमकिन नहीं है कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इस हवाले से ये भी कहा गया है इस खत में कि माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए यकीन दहानी करा चुका है। तो इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। तो एक बड़ी खबर है जो हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से इलेक्शन कमीशन ने मुआज़रत कर ली है और जवाबी खत जो है सेनेट सेक्रेटेरिएट को लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। अच्छा फ़हीम सदीकी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद भी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान, बताइएगा खत के मतन में मज़ीद क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो सेनेट की करारदाद मंजूर हुई थी, जिसमें कहा गया था कि 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात हैं उनको मुलतवी किया जाए, उस पर माजरत करी है। सेनेट को मौसूल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का जायजा लिया है, ये कहा गया है खत में। और ये भी बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर से मशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी 2024 की तारीख जो है वो मुकर्रर की थी, जब कमीशन ने और दुबई तो इस मामले में हिदायत भी जारी कर दी। खत में ये भी है कि आम इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर रखी हैं। ये भी हवाला दिया गया है कि माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो यकीन दहानी कर चुकी है और इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना किसी तौर मुनासिब नहीं होगा। जी, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से मुआज़रत कर ली है और सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिखकर आगाह भी किया है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया। पीपल्स पार्टी ने वक्त पर इलेक्शन करवाने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हम आइन और पार्लिमान की सरबुलंदी पर यकीन रखते हैं, चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख के मुताबिक मुल्क में 8 फरवरी को साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। शुएब, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवार जो है मैदान में उतार दिए हैं। सियासी जमातों की तैयारियां जो है वो जारी हैं। कुछ जमातों की जानिब से इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्तें जो है वो की जा रही हैं। गुज़िश्ता दिनों सेनेट में भी एक करारदाद पेश की गई है जिसमें ये कहा गया है कि इंतखाबात मुलतवी करवाए जाएँ। हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। ये बताइएगा क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का कि इंतखाबात 8 फरवरी को होने चाहिए या मुलतवी होने चाहिए? देखिए, पीपल्स पार्टी का माजी इस बात की अक्कासी करता है कि हम आइन की सरबुलंदी में बिलीव करते हैं, पार्लिमान की सरबुलंदी में बिलीव करते हैं, और हमने दो टोक ये कहा है कि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। 8 फरवरी की तारीख़ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की है, मैं समझता हूँ साफ़ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए और आवाम को अपने हकीकी नुमाइंदों का इंतखाब करने का मुकम्मल हक़ मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की बातें हो रही हैं। एमक्यूएम ने नून लीग से इत्तेहाद कर लिया है, जीडीए ने जेयूआई से इत्तेहाद कर लिया है। तमाम तर जमातें कहती हैं कि हम मुखालिफ इत्तेहाद बनाएंगे, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे इस इंतखाबात में। तो क्या लगता है आपको कि ये इत्तेहाद कामयाब हो सकेगा? मैं शुक्रगुजार हूँ आपके सवाल का। आपका सवाल ये शो करता है कि कोई सियासी जमात अकेले पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, और ये हमारी कामयाबी है कि कोई जमात अकेले हमारे ख़िलाफ़ मैदान नहीं मार सकती। तो चलें, वो जो अकेले थे वो एक साथ हो जाएं। माजी में इसी तरह एसडीए भी बनी थी, जीडीए भी बनी थी, नेशनल अलायंस भी बनी थी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाए। क्योंकि पीपल्स पार्टी आवाम के दिल में रहती है, और इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि जिस तरीके से आवाम से अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने और हमारी आला क़यादत ने रखा है, 8 फरवरी को इंतखाब इंशाअल्लाह तीर का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के नुमाइंदों का होगा। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 8 फरवरी को सिर्फ़ और सिर्फ तीर चलेगा, और पीपल्स पार्टी जो है जिस तरह 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, 8 फरवरी को भी कामयाबी हासिल करेगी, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। इनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है और एक बार फिर से इक़्तिदार में आकर आवाम से रोटी, कपड़ा और मकान का वादा पूरा करेगी। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िला गरबी में इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमा वक़ार मेहदी ने NA 245 के उम्मीदवार सदीक अकबर और PS 118 के जान मोहम्मद कबूल के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। वक़ार मेहदी ने कहा कि इलेक्शन से खौफज़दा अफराद इसके मुलतवी होने की अफवाहें फैला रहे हैं। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। इस्लामिया कॉलोनी से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि कस्बा कॉलोनी का हिस्सा है। NA 245 और 43 और सूबाई असम्बली का हल्का लगता है यहाँ पे PS 118। हमारे साथ वक़ार मेहदी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अमायदीन से मुलाकात की है इन्होंने। फरमाइएगा, सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो गुमगू की सूरत हाल दिखाई दे रही है, इलेक्शन आपको लगता है होंगे भी या नहीं? जी बिल्कुल, असल में जो गैर जमहूरी सोच के हामिल अफराद हैं ना, वो ये रूमर और ये अफवाहें फैलाते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन इंशाल्लाह हो रहे हैं, और 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी जमात है, और हमने पहले दिन से, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने अपनी असम्बलियाँ तहरीर की थी, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। वो एक वाहिद पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे जो ये मुतालबात बार बार कर रहे थे। जान मोहम्मद कबूल भी मौजूद हैं, PS 118 के पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। सर, आपका तो होम टाउन है, आपसे बेहतर तो इस इलाके को कोई जानता नहीं। तरजीहात क्या होंगी अगर आप पर एतमाद करते हैं यहाँ के लोग? यहाँ से सबसे बड़ा मसला हमारे पास एजुकेशन का है और सेहत का है। यहाँ हॉस्पिटल की कमी है, एजुकेशन की कमी है। इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन वर्कर जितने हमारे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव भी हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह में उम्मीद है कि 245 और 118 इंशाल्लाह अल्लाह में उम्मीद है यहाँ विनिंग की पोजीशन में, और इंशाल्लाह जीत के आवाम की खिदमत करेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और ज़िम्मेदारान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ज़िला गरबी से अगर उनको कामयाबी मिलती है तो यहाँ, जो कि पसमानदा तरीन ज़िला है, यहाँ के बुनियादी मसाइल को फिलफौर हल किया जाएगा। जी, कराची के हल्के PS 101 की कोकन सोसाइटी के मसाइल शहर के दीगर इलाकों से मुख्तलिफ नहीं। मकीनों को गैस की लोड शेडिंग के साथ स्ट्रीट क्राइम का भी सामना है। कोकन सोसाइटी की मोहल्ला कमेटी का कहना है कि वोट उसको देंगे जो शहर में 2002 जैसे तरक्याती काम करके दिखाएगा। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अयास राना से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 238 और ये
PS है 101। ये कोकन सोसाइटी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो कि कराची की एक पॉश तरीन इलाके में इसका शुमार होता है। ये भी इसी हल्के में मौजूद है। यहाँ की जो आबादी, जैसे हम बताते हैं कि ये 9 लाख 9.5 लाख पे ये हल्का जो है वो मुश्तमिल है। और अगर बात करें जो वोटर की रजिस्टर होने की तादाद जो है वो तकरीबन 5,61,000 जो है वोटर अपने हक के राय दही 8 फरवरी को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस सोसाइटी में भी जहां बुनियादी सहूलतें तो मौजूद हैं, लेकिन मसाइल क्या हैं उसको जानने के लिए कोकन सोसाइटी की जो मोहल्ला कमेटी है वो मेरे साथ मौजूद है। आपके मसाइल क्या हैं? यहाँ पे सबसे बड़े जो इश्यूज हैं कि गैस की जो कनेक्शन थे, जो गैस सुई सर्जन वालों ने जो लाइनें खोदी थी, रोड जो खोदे थे, उसको एज इट इज छोड़ के चले गए। उसके बावजूद गैस की लोड शेडिंग बरकरार है। बिजली की बात करेंगे के इलेक्ट्रिक की, तो के इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ आती हैं। हम मोहल्ला कमेटी की तरफ से हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई थी, कुछ सपोर्ट की थी। लोकल गवर्नमेंट के लोगों ने भी, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इस इलाके से, उन लोगों ने भी सपोर्ट की। लेकिन के इलेक्ट्रिक की मुसलसल गाड़ियाँ आती हैं, लाइट्स काटती हैं, बटन काटते हैं और ले जाते हैं। तो अब कोशिश हमारी ये कि जो नए नुमाइंदे आने वाले हैं या जो आ रहे हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त यही है कि भाई अल्लाह के वास्ते जो 2003 में, 2004 में, 2005 में जैसा कराची हम देखते थे, जिस तरीके से खूबसूरती थी, जिस तरीके से दुनिया देखने आती थी, उसको लौटा दिया जाए। इनका कहना है कि हमें 2003 का जो कराची है वो हमसे अगर सियासतदान वादा करते हैं उस कराची शहर को दोबारा वैसी रौनक बहाल करा देंगे तो आए और हमसे वोट ले जाएं। जी। NA 236 गुलिस्तान जौहर मुगल हज़ारा गोट के रिहायशी बिजली और गैस की अदम फराहमी से परेशान। कहते हैं बिल हज़ारों के आते मगर बिजली और गैस नहीं आती। तफसीलात बता रही हैं राबिल अशरफ। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो उरूज पर है, मगर मसाइल जो है आवाम के वो हल होने का नाम नहीं रहे। दीगर हलकों की तरह इस वक्त भी हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं हल्का 236 से, और यहाँ पर कुल वोटर्स की जो तादाद है वो 5,35,242 है, मगर आवाम के जो मसाइल हैं वो जूके तू है। गुलिस्तान जौहर से मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। मुगल सोसाइटी टाइप की है, यहाँ पर मुगल हज़ारा गोट टाइप का यहाँ पर इलाका लगता है गोट। यहाँ पर भी जो है शहर कैद के बासियों के जिस तरह गैस बिजली पानी के मसाइल होते हैं, इसी तरह यहाँ के बासियों को भी जो है वो गैस की अदम फराहमी का सामना करना पड़ता है। उनका ये कहना है कि बिल जो है वो हज़ारों के आ रहे हैं। हमारे साथ थोड़े से इलाका मकीन भी मौजूद हैं, इनसे थोड़ी तफसीलात लेते हैं। मुझे भी बताइएगा कि अंकल गैस नहीं आ रही, कब से नहीं आ रही, और जो बिल आप लोगों ने भले बिल कितने आ रहे हैं? डबल आ रहे हैं, तकरीबन 12,000, 15,000, 14,000 बिल आ रहे हैं गैस के। बिजली भी बगैर लोड शेडिंग है, कोई टाइम टेबल नहीं है। गलियाँ भी यूं की तूं की पड़ी हुई हैं। कभी मकसद है जब से इलेक्शन हुए हैं कभी गली कोई बनी नहीं है। ये तकरीबन 70 साल हो गए ऐसे का ऐसे वो पड़ा हुआ है मोहल्ला, कोई हल नहीं हुए। और 1.5 घंटा आती है लाइट, 1.5 घंटा चली जाती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थे। उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता इलेक्शंस भी हुए थे, लोग जीते भी थे, वोट लेने तो बर वक्त पहुँच जाते लोग, लेकिन मसाइल जो है वो हल नहीं होते। यहाँ के वासियों को भी जो है वो बिजली गैस की लोड शेडिंग का जो है वो सामना करना पड़ा है। उनका ये कहना है कि बिल जो है वो हज़ारों में आते हैं, मगर काम जो है वो 100 रुपये का भी नहीं होता है। जी। हल्का NA 236 के इलाके असगर गोट के मकीन पानी की किल्लत का मसला हल ना हो सका। इलाका मकीन कहते हैं गुज़श्ता इलेक्शन से ये मसला चलता आ रहा है और कोई सुनने वाला नहीं। पानी टैंकर से ख़रीदना पड़ता है, अब किसी को वोट नहीं देंगे। तफसीलात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सबा परवेज़। जी बिल्कुल, शहर कायद में रिहायशी जो हैं वो इस वक्त बुनियादी ज़रूरत ज़िंदगी से महरूम हैं। इलेक्शंस आने वाले हैं, मसाइल जो हैं वो अभी तक बरकरार हैं। इसके साथ साथ जो है वो मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का 236 गुलिस्तान जौहर का इलाका है। ये जहाँ पर शहरी जो हैं वो पानी से महरूम कर दिए गए हैं, पानी की इंतहाई किल्लत है। यहाँ पर रिहायशी यहाँ पर मौजूद है, इलाका मकीन इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि ये जो पानी का मसाइल है ये कब से हैं और किन जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? ये जब से इलेक्शन हो गई है ना पिछले, उस वक्त 2-4 दिन पानी आती थी। इलेक्शन ख़त्म हो गए उसके बाद फिर आ गया कि 3 दिन के बाद पानी घंटे 1.5 घंटे का आता, कभी 48 घंटे के बाद घंटे 1.5 घंटा आता, कभी फिर एक हफ्ते में फिर 4 दिन के बाद आती है। वो मंगल को आती है, उसके बाद ब्रेक होगा, जाकर जुम्मा को आई। 1.5 घंटे के बाद 1.5 घंटे पानी आता, कभी 2 घंटे भी आता। वो रोजाना नहीं आती है, हर दूसरे दिन के बाद। हफ्ते में फिर 3 दिन बंद होती है, चौथा दिन में फिर वही 2 घंटे आता। पानी नहीं होते तो टैंकर मंगाते हैं, तकरीबन कम से कम काफ़ी वक्त से मेरा तो सिंगल मकान है, गुजारा भी चल जाता है। वरना इस मकान में कम से कम महीने में 1 दफ़ा टैंकर जरूर डालते हैं। कितने का टैंकर डलवाते हैं?
कम से कम 7,000। जी बिल्कुल, किसी से कोई उम्मीद नहीं है शहरियों को। इनका यही कहना है कि कई बरसों से जो है वो यहाँ पर पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब जो है वो ये 1.5 घंटा पानी देते हैं, उसके बाद 3 से 4 दिन के वक्फे के बाद पानी देते हैं, और उस दौरान जो है वो इन्हें पानी का टैंकर भरवाना पड़ता है, जो कि 7 से 7.5 8 हज़ार तक का जो है वो टैंकर चलता है। और इस महंगाई के दौर में अब पानी भी जो है वो लोग खरीद कर रहे हैं। जी, अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में अन्य 122 लाहौर के उम्मीदवार को तीर का निशान अलॉट करने की दरख्वास्त की गई। खत में यह कहा गया है कि उम्मीदवार को पार्टी का टिकट जमा करवाने के बाद भी इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और खत में अन्य 122 लाहौर के उम्मीदवार को तीर का निशान अलॉट करने की दरख्वास्त भी की गई है। खत में कहा गया है कि उम्मीदवार को पार्टी का टिकट जमा कराने के बाद भी इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। मरकजी इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये खत लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि NA 122 लाहौर के उम्मीदवार को तीर का निशान अलॉट नहीं किया गया है। खत में ये कहा गया है कि हमारे टिकट होल्डर को पार्टी का टिकट जमा करवाने के बावजूद भी इंतखाबी निशान नहीं दिया गया है और उम्मीदवार को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जाहिर किया गया है। पीपल्स पार्टी ने इस खत में कहा है कि NA 122 के उम्मीदवार चौधरी रफीक को जो है चौधरी अतीक रफीक को तीर का निशान अलॉट किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उम्मीदवारों को पार्टी का निशान अलॉट करने से मुतालिक रिटर्निंग ऑफिसर को हिदायत जो है वो जारी करें। गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि सेनेटर ताज हैदर की जानिब से PP 163, PP 119, PP 163, NA 49 के उम्मीदवारों को गलत इंतखाबी निशान अलॉट करने पर खत लिखा गया था। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। इंतखाबात करीब आने के साथ साथ सियासी जमातों की मुहिम भी तेजी आ गई। जिला जनूबी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने जलसा किया। जलसे में PS 110 के उम्मीदवार सैयद नजमी आलम और NA 241 के उम्मीदवार डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग ने शिरकत की। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग बोले कि पीपल्स पार्टी हमेशा से मैदान में थी और मैदान में रहेगी। इंतखाबात करीब आने के साथ साथ सियासी जमातों की मुहिम में तेजी आ गई है। एक वादा करें कि इस बार जान लड़ा के हाईएस्ट वोट इस इलाके से तीर के निशान को दिलाएंगे। ये मिशन है अब और जान लड़ाएंगे इसके लिए। नाज़रीन, मौसम सर्द लेकिन रंचोड़ लाइन मार्केट को लोड शेडिंग के आसेब से निजात न मिल सकी। सदर शाही सुजेला का कहना है कि 15,000 रुपये बिल आता है, इसके बावजूद कारोबारी औकात में बिजली नहीं आती। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे। बिल्कुल देखिए, शहर कायद में लोड शेडिंग की वजह से तजारती सरगर्मियां भी मुतासर होने लगी है। इस वक्त मौजूद रंचोड़ लाइन की मार्केट में यहाँ भी घंटों की लोड शेडिंग की वजह से ताजिर शदीद परेशान है। मेरे साथ ताजिर रहनुमा शाहिद सुजेला मौजूद, उनसे बात करते हैं। शाहिद भाई बताइएगा, लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है, कितनी परेशानी आप देख सकते हैं कि कराची में वैसे भी लोड शेडिंग का सबको पता है। अच्छा, हमारी मार्केट के हवाले से भी यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ घंटों घंटों लाइट नहीं होती है, परेशानी है, कारोबार नहीं है। 15-15 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है और 4 से 5 घंटे हमें कारोबारी टाइम के अंदर हमें बिजली मिलती है। आप मुझे बताएं, सर्दी के मौसम में बिजली कहाँ जा रही है? इतनी सारे ये AC, करोड़ों की तादाद में AC बंद पड़े हुए हैं और पंखे बंद पड़े हुए हैं, तो ये बिजली जा कहाँ रही है? ये या तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई माफिया है जो कि चाहता नहीं कि कराची के अंदर तरक्की हो, कारोबार हो, बिजनेस हो। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है, कम से कम सर्दियों के दौरान जो लोड शेडिंग हो रही है वो बंद किया जाए। बिल्कुल देखें, ताजिर मुतालबा कर रहे हैं कि सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है। मजीद भी ताजिर है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है, कैसे हो रहा है फिर काम तो बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में 2-2 घंटे लाइट ही नहीं थी पूरे दिन में और काम बिल्कुल फारिग भरे। एक हल लेके हम बिल भर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ कारोबार है ही नहीं। दिन में 2 घंटे लाइट आती है, फिर 3 घंटे जाती है, फिर 1.5 घंटे आती है, फिर 3 घंटे जाती है। तो कारोबार तो बिल्कुल खत्म हो गया अभी। बिल्कुल देखें, घंटों की लोड शेडिंग है, ऐसी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो मार्केट में कई दुकानों पर आपको लाइटें जो है जलती हुई दिखाई दे रही होंगी, लेकिन दुकानदारों को कहना है कि जनरेटर की फीस अदा करने पर मजबूर है क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली फराहम नहीं की जा रही। जी
पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस के मुसाफिरों को कराची एक्सप्रेस में जम कर दिया गया है। मजीद आगाह कर रही है हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों को आज से जो है वो मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस के मुसाफिरों को कराची एक्सप्रेस में जम कर दिया। लाहौर से कराची आने वाली पाक बिजनेस के मुसाफिरों को भी कराची एक्सप्रेस में जम कर दिया। इसकी वजह यह है कि आज सुबह शालीमार एक्सप्रेस को जो है वो ट्रैक पे हादसा पेश आया, जो बुग्या ट्रैक से उतर गई थी। इसकी वजह से तमाम ट्रेनें जो है वो लेट हुई हैं, जिसके बायस जो है वो रेलवे ने पाक बिजनेस के मुसाफिर को जो है वो कराची एक्सप्रेस में जम कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना है। लेकिन ये जो है वो आज के लिए ही जो है वो रिजर्वेशन ऑफिस जो है ये फैसला किया गया है और तमाम मुसाफिर जो है इसके लिए रिजर्वेशन ऑफिस से राब्ता कर सकते हैं। लेकिन पाक बिजनेस के जो मुसाफिर हैं वो शाम 6 बजे जो वो कराची कैंट स्टेशन से रवाना होंगे। जी बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क की माइशत की सूरत हाल अच्छी नहीं है। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी कहते हैं कि वफाकी वज़ीर तिजारत ने अहम इंकशाफात किए हैं। अगर डॉलर महंगा करने में और ताजर और सनतकार मुलविस हैं तो कार्रवाई की जाए। दुबई में 10 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने वालों के नाम सामने लाए जाए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। वफाकी वज़ीर तिजारत जो गौर एजाज ने अहम इंकशाफात किए हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारी जो है यूएई गई है। साथ ही ये कहा है कि चीन से जो दरामदाद किया गया माल 22 अरब डॉलर का 10 अरब या 12 अरब डॉलर दिखाया गया, उससे मईशत को बड़ा नुकसान हुआ। यहाँ जानते हैं एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी से इतने बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं, आप क्या कहेंगे? अगर ये सब कुछ हो रहा तो इदारे कहाँ थे? देखें, ये तो पिछले 1 साल का इन्होंने डेटा दिया है। ये जो आपने अभी डॉलर पे एक स्ट्रिक्टनेस देखी, आपने जो स्मगलिंग पे एक स्ट्रिक्टनेस देखी, ये इसीलिए की गई थी कि पाकिस्तान का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था, बाहर जा रहा था। 22 अरब डॉलर की चाइना से इंपोर्ट हुई है, ऑफिशियल सिर्फ 10 अरब गए हैं, बाकी 12 अरब किस तरह गए? उन्हीं लोगों को पकड़ने गवर्नमेंट ने जो ये 12 अरब डॉलर भेज रहे हैं। दुबई में अगर 10 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं तो ये पैसे बाहर कैसे जा रहे हैं? हमें सबसे पहले ये रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि ये बाहर पैसे जा कैसे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, जब हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उस पर आपको उसकी सारी मार्केट सेलिंग प्राइस मिल जाती हैं, तो उससे वेरीफाई किया जाए कि जो ये इन्वॉइस आई है क्या ये सही है, क्या ये अंडर इन्वॉइस तो नहीं हुआ हुआ। और जिन जिन कंट्री से अंडर इन्वॉइसिंग की ज़्यादा कंप्लेन है उनकी गवर्नमेंट से बात किया जाए कि जो वहाँ पे प्रोसेस है उसको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए पाकिस्तान के साथ, ताकि लोगों के पास ये ऑप्शन ही ना बचे कि ये टैक्स में चोरी करें। जी, जैसे कि हमने सुना अहम तजावीज़ दी हैं, कहा है कि जो अंडर इन्वेस्टिंग करें तो अगर चीन से भी गलत काम किया जा रहा है दरामदाद के नाम पे तो उसका भी डाटा बनाया जाए, वन विंडो ऑपरेशन किया जाए और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए ताकि कारोबार मज़ीद तरक्की कर सके। जी, कराची में दरख्तों की कटाई का सिलसिला ना रुक सका। गुलिस्तान जौहर में दरख्तों की कटाई का सिलसिला जारी। रात गई गुलिस्तान जौहर की मरकजी सड़क पर मजीद दरख्त काट दिए गए। सफोरा टाउन की इंतजामिया KDA की हदूद में दरख्तों की कटाई कर रही है। टाउन इंतजामिया की जानिब से दरख्तों की कटाई पर KDA ने चुप साध ली। KDA ने टाउन इंतजामिया को दरख्तों की कटाई पर सख्त खत लिखने का ऐलान किया था। City 21 की खबर नशर पर दरख्तों की कटाई का सिलसिला रुक गया है। मजीद इसी पर बात करेंगे। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बताइएगा क्या वजूहात बताई जा रही है? कराची में दरख्तों की कटाई का सिलसिला नहीं रुक रहा। जी, कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर है। यहाँ पर पिछले 10-12 दिनों में सैकड़ों दरख्त काट दिए गए हैं और ये शहर जो ये शहर का एक ऐसा इलाका था जहाँ इन दरख्तों की वजह से काफ़ी हरियाली नजर आती थी, लेकिन अब इन दरख्तों की कटाई के बाद गुलिस्तान जौहर जो है वो एक उजाड़ लगने लगा है। इस मामले पर जब हफ्ता पहले जो है जब City 21 ने खबर नशर की थी और सारी चीज़ों के ऊपर मुख्तलिफ महकमों से सवाल जवाब किए थे, तो किसी भी महकमे ने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था, जिसमें KDA, KMC और टाउन इंतजामिया शामिल थी। लेकिन बाद में City 21 जो है सफूरा टाउन इंतजामिया का एक लेटर जो है वो सामने लेकर आया था, जिसमें इस बात की इजाज़त दी गई थी कि गुलिस्तान जौहर की मुख्तलिफ शाहराहों से दरख्त काट दिए जाएँ। इन दरख्तों के ऊपर जब टाउन इंतजामिया का मौका देने की कोशिश की तो उनकी जानिब से कहा गया था कि कॉर्नर कॉर्पस दरख्तों को काटा जा रहा है, लेकिन कॉर्नर कॉर्पस की आड़ में जो है वो पूरे गुलिस्तान जौहर से माहौल दरख्त भी काटे गए हैं और दरख्त खास तौर पर ऐसी इमारतों के सामने से काटे गए हैं जो दरख्तों से छुपी हुई थी और मुख्तलिफ कारोबारी इदारों की इमारतें, उनके इश्तिहार
इन दरख्तों की कटाई के बाद अब बहुत वाज़ेह हो गए हैं। इस हवाले से ये कहा गया था टाउन इंतजामिया की जानिब से कि ये काम अब रोक दिया गया है, मज़ीद दरख्त नहीं काटे गए हैं। और लेकिन उस वक्त जब ये सवाल किया गया कि इन सैकड़ों दरख्तों की कीमती लकड़ी कहाँ गई, तो टाउन इंतजामिया ने इसका जवाब देने से गुरेज किया था। लकड़ी चोर माफिया शहर में सरगर्म हो गई है। शहरियों के इस सारे मामले के ऊपर रद्द-ए-अमल सामने आया है और KDS जब हमने इस मामले पर एक दफ़ा फिर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है कि ये इलाका के कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की हुदूद में आता है और वहाँ टाउन इंतजामिया दरख्त काट रही है, तो अब क्या इक़दाम किए गए, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने इलाके में एक बैनर लगा दिया है जिससे लिखा है कि दरख्तों की कटाई की कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन एक माफिया है जो रातों रात दरख्त काट रही है और कल रात भी पुलिस जोहर की मरकजी शाहराह से दर्जनों दरख्त जो है वो काटे गए हैं और उनकी लकड़ी जो है वो गायब कर दी गई है। माफिया है जो इस वक्त सरगर्म नजर आ रहा है। ब्यूरो चीफ फ़हीम सदीकी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। तीन साल से लापता पुलिस कांस्टेबल की बाजियाबी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। शहरी के बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम हुए हैं, अदालत का DIG इन्वेस्टिगेशन से इस्तफसार, इसी पर तफसीलात जानेंगे। मुमताज़ हमारे साथ मौजूद है। मुमताज़ बताइएगा। बिल्कुल जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में 3 साल से लापता पुलिस कांस्टेबल की दरख्वास्त जो है बाज़ाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है, जहाँ पर आज तफ्तीशी अफसर भी जो हैं वो अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि इतने अर्सा गुजर चुका है, ताहाल जो है कोई पेशरफ सामने नहीं है। ये शहरी की बाज़ाबी के लिए क्या इक़दाम हुए हैं, अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन से इस्तफसार किया, जिस पर DIG इन्वेस्टिगेशन अदालत ने बताया कि 25 DIG हो चुकी हैं, शहरी की तलाश जारी है, उम्मीद जल्द बाज़ियाब करा लेंगे। अदालत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनका बेटा अब्दुल्ला पुलिस कांस्टेबल था जो 3 साल से लापता है। अब 25 GIT हो चुके हैं, लेकिन GIT में कुछ भी नहीं है, उसकी तनख्वाह भी बंद कर दी गई है। गुजारिश है कि बेटे को जल्द से जल्द जो है बाज़ियाब कराया जाए। अदालत ने जो दरख्वास्तदार है उन्होंने ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मेरे बेटे का जुर्म ही क्या था, एक पुलिस सिपाही हुआ, अगर उनके खिलाफ कोई जुर्म है तो उनको सामने लाया जाए। लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध इंट्रा स्कूल कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट जारी है। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन कहते हैं कि कौमी खेल को जिंदा रखने के लिए ग्रास रूट लेवल पर टूर्नामेंट का इनेकाद ज़रूरी है। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हबाद से। देखिए, पाक रेंजर सिंध इंटर स्कूल कॉलेज हॉकी टूर्नामेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है यहाँ इस्लाहुद्दीन और जो है मोहम्मद अली शाह अकेडमी में खेला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है ओलंपियन इस्लाहुद्दीन, हम इनसे बात कर लेते हैं। इस्ला भाई, सबसे पहले तो बड़ा ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट है, ग्रास रूट लेवल पे इस तरह के इवेंट हमने देखा है कि आप लोग अपनी अकेडमी में कराते रहते हैं, तो क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है इस तरह के इवेंट कराना जिसमें बच्चे और बच्चियों की शिरकत हो और बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेल की तरफ राग़िब हों? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ताउन किया है और उनकी वजह से, और साथ में ब्रिगेडियर कबीर साहब, कर्नल अदलान साहब और DG रेंजर्स, इन्होंने ताउन किया और भरपूर सपोर्ट दिया हमें। तो हमारा बेसिक मकसद जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जो है हॉकी का रिवाइवल हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि जब तक ग्रास रूट लेवल के ऊपर हॉकी नहीं होगी उस वक्त तक हमें टैलेंट नहीं मिलेगा। और ये वाहिद अकेडमी है पाकिस्तान की जिस पे हम हर साल इस पे तवज्जो देते हैं। हम इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट, इंटर डायरेक्टरेट, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर क्लब और साथ में वेटरन हॉकी भी कराते हैं। सिर्फ बेसिक मकसद कि हॉकी ज़िंदा रहे। साथ जो मेरी पूरी टीम है, जो 15-20 ओलंपियंस हैं यहाँ पे, वो सब हम लोग बग़ैर किसी मुआवजे के हम ये सारा काम करते हैं। और हमारी एक कोशिश ये है इंशाअल्लाह कि टूर्नामेंट के बाद जो है कि 20 से 25 लड़कियों का और 20 से 25 लड़कों का हम इसमें से एक टीम सेलेक्ट करेंगे कैंप के लिए, और उनका फिर हम यहाँ पर अपने यहाँ कैंप भी लगाएंगे ताकि उनकी जो ये ट्रेनिंग है ये कंटिन्यू रहे, और जिनमें बच्चे और बच्चों में शौक़ होगा तो वो इसको लेकर आगे बढ़े। साथ मौजूद है ओलंपियन इस्लाहुद्दीन, इनका ये कहना है कि ग्रास रूट लेवल पर जो है ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के हॉकी के टूर्नामेंट्स कराना, और इसी ग्रास रूट लेवल से जो है बच्चे जो है अपना टैलेंट शो कर आगे जा सकते हैं और फिर अच्छे लेवल पे जो है वो हॉकी खेल सकते हैं।